नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 का है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दे रखे हैं। कथन नंबर 1 है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कथन नंबर 2 है, इसको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। कथन नंबर 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कथन नंबर 4 है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होते हैं। तो इनका आंसर आपको कूट के रूप में देना है, नीचे कूट दे रखे हैं। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी सही है। 1 2 3 4 चारों कथन इसमें सही हैं। तो चलिए देखिए कथन चारों कैसे सही हैं। तो इसकी व्याख्या कर रखी है यहाँ पे। तो कार्बन नैनो ट्यूब का मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के रूप में मानव शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो यहाँ पे कोई कोट्स दे रखा है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दे रखे हैं। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। कथन नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। कथन नंबर 3 है, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तो तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इसका आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं डी सही। तो इसमें दिया गया है, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। ड्रोन का उपयोग फसलों पर पीड़कनाशी छिड़कने तथा उनकी निगरानी करने आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ड्रोन की जो सेंसर व डिजिटल इमेजिंग क्षमताएं किसानों को खेती की सही तस्वीर देने में सक्षम होती है। तो ड्रोन सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करने में सहायक होती हैं। इसके माध्यम में ज्वालामुखी विशेषज्ञ खतरनाक होलोग्राफिक घटनाओं पर भी नज़र रख सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने कुबड़ वाली व्हेल मछली के स्वतंत्र तंत्र में पाए जाने वाले रोगाणुओं के नमूने एकत्रित करने व उनका विश्लेषण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। इससे कुबड़ वाली व्हेल के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वायजर 2, न्यू हॉराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर, इवॉल्व्ड लीसा। तो इसका आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इवॉल्व्ड लीसा। अब इवॉल्व्ड लीसा देखते हैं क्या है। इवॉल्व्ड लीसा ये जो लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, इसको लीजा बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है लीजा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इवॉल्व्ड लीसा मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यान समबाहु त्रिभुज की व्याख्या में एक दूसरे से मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। ये तीनों अंतरिक्ष यान लेज़र किरण के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अपने मध्य की स्थित दूरी को बनाए रखते हुए ये तीनों अंतरिक्ष यान सूर्य का परिक्रमण कर रही पृथ्वी के पीछे गतिमान रहेंगे। ऐसे में यदि इनकी निश्चित दूरी कुछ परिवर्तन होगा तो उन लेज़र किरणों के माध्यम से उन परिवर्तनों का मापन किया जाएगा और प्राप्त आंकड़ों का गुरुत्वीय तरंगों की गुत्थी को सुलझाने में प्रयास किया जाएगा। इवॉल्व्ड लीसा मिशन वर्ष 2034 तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 कथन दे रखे हैं और इसका आंसर आपको कूट के तरीके से देना है। फर्स्ट कथन है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। कथन नंबर 2 है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। कथन नंबर 3 है, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर
सूअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। यहाँ पे सूकर लिखा है लेकिन यहाँ पे सूकर नहीं है, सूअर है, मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो कथन दे रखे हैं, इसमें कूट दे रखा है, कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका आंसर ठीक हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही हैं, 2 और 3। सेकंड देखते हैं, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और थर्ड है आपका, मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। उत्तर बी सही है इसमें। तो जैसा कि इसमें दे रखा है, स्त्रियों में जन्म के समय से ही अंडाशय में अंडे उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या लगभग 7 मिलियन होती है। स्त्रियों के प्रजनन काल में प्रत्येक मासिक चक्र में अंडे का स्त्राव होता है। जर्म लाइन इंजीनियरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जीन एडिटिंग शुक्राणु, अंडाणु या फिर जाइगोट अवस्था में की जाती है, जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण की प्रथम अवस्था होती है। था कथन 1 असत्य है। कथन 2 और 3 सत्य हैं। जीन संपादक तकनीक का उपयोग पूर्ण प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के शोधानुसार एनिमल मॉडल के अंतर्गत सुअर, ये सुकर देखो मिसप्रिंटिंग हो रखा है, यहाँ पे सुअर है, पिग की शारीरिक संरचना अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होती है, इसलिए सुअर के भ्रूण में मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिका को अंतर्वेशित कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपका 3 कथन दिए रखे हैं और कूट से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो कथन नंबर 1 देखते हैं, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। कथन नंबर 2 है, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। कथन नंबर 3 है, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। तो नीचे कोड दे रखा है केवल 1, और बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 3 और डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसमें आपका आंसर है केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 क्या है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया, केवल 1 और 2 ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। और सेकंड वाला है, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो इसका जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है इसमें, कथन 1 सत्य है, न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन न्यूमोनिया और तानिका शोथ ए और सेप्सिस के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी है। कथन 2 सत्य है, क्योंकि न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमेसियल एक कमजोर एंटीजन के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का उत्पादन करने में मदद करने के लिए संयुग्मी वैक्सीन है। कथन 3 असत्य है, वस्तुतः न्यूमोकोकल वैक्सीन लेने के पश्चात कोई गंभीर दुष्प्रभाव तो नहीं प्रकट होते, किंतु समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इनके लक्षण बेहद हल्के होते हैं और कुछ दिनों में वे समाप्त भी हो जाते हैं। लक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं, वैक्सीन के इंजेक्शन वाले स्थान पर लालपन हो जाना, बुखार, चिड़चिड़ापन, सूजन, भूख में कमी, थकान, दर्द, घबराहट, सिरदर्द इत्यादि। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी सही है, सिर्फ कथन 1 और 2 सत्य हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदवंत किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदवंत का डिजिटल सुरक्षा के संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण के संबंध में प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें भी कथन दे रखे हैं और कूट से इसका आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो कथन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे कथन नंबर 1 दे रखा है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं
जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। कथन नंबर 3 है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद रसदानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसदानियाँ होती हैं। तो नीचे ये कूट दे रखे हैं, कूट में देखिए केवल 1 और 2, और कूट नंबर बी में केवल 2 और 3, कूट नंबर सी में केवल 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी सही है, केवल 1 और 3। 1 और 3 को देख लेते हैं एक बार फिर से। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। और 1 और 3 था, तो थर्ड नंबर का कथन देख लेते हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। कथन एक सत्य है, क्योंकि पादप कोशिका मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है और ये पौधे के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली भी उपस्थित होती है। ये क्यों गलत है कथन सेकंड? क्योंकि उसमें प्लाज्मा झिल्ली भी उपस्थित होती है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ। कथन थर्ड सत्य है, क्योंकि रसदानी जो वैक्यूल्स होते हैं ठोस अवस्था तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों में रसदानी का आकार कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो इसमें देखते हैं 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 कथन दे रखे हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, सेकेंड है तंबाकू का धुआं, थर्ड है लकड़ी का जलना, फोर्थ है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, फिफ्थ है पॉलीयूरिथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। अब इसमें नीचे कोड दे रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपके सारे सही हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीथ्यूरिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, व्याख्या दे रखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन है आपका। बेंजीन प्रदूषण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो इसके कारण निम्नलिखित कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। भवन निर्माण सामग्री और फर्नीचर, घरों में पेंट, संलग्न गैरेज, हीटिंग और खाना बनाने की व्यवस्था आदि बेंजीन के इंडोर प्रदूषक के कारक हैं। विनाइल, पीवीसी, रबर, फ्लोरिंग, नायलॉन, कालीन, एसबीआर व लेटेक्स से निर्मित कालीन, बहुलक सामग्री, प्लाईवुड, फर्श पर चिपकने वाले पदार्थ तथा पेंट रिमूवर इत्यादि बेंजीन प्रदूषक को संभव बनाते हैं। स्वचालित वाहनों में होने वाले उत्सर्जक, गैरेज में संग्रहित पेट्रोल, तेल, तंबाकू का धुआं, अंतरिक्ष हीटिंग, कोयला, लकड़ी गैस, मिट्टी का तेल तथा तरल पेट्रोलियम गैस आदि बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। डी मतलब 5 कथन दे रखे थे, 5 कथन आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? तो कथन दे रखे हैं, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। कथन नंबर सेकंड है, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। कथन नंबर थर्ड है, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए सही, केवल एक सही है। आपातकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। अब चलिए इसको देख लेते हैं क्यों ऐसा। तो भारत में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय लागू नहीं है, अतः कथन 3 गलत है। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहने से वित्तीय दायित्व में कमी होगी, जो कि जोखिम में बचने में मदद करेगी। तो इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखते हैं, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाता मतलब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप में मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर आपका है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है ए नंबर देखते हैं, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। बी है वेदों के प्राधिकरण को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। सी है परिपूर्णता जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। डी है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है, पारमिता बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को प्राप्त करने वाले परिपूर्णता या कुछ गुणों 6 अथवा 10 गुण के चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता कहा गया है। इस प्रकार विकल्प आपका सी सही है। विकल्प सी है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। नंबर 1 महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। नंबर 2 सहमति की आयु। नंबर 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी सही, केवल 2 और 3 मतलब सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। इसकी एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं क्या है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला चिकित्सक रखमाबाई राउत का जन्म, जो भारत की पहली महिला चिकित्सक थी रखमाबाई राउत, उनका जन्म 1864 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तो जो 1864 ईस्वी में भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर बनी। रखमाबाई का विवाह 11 वर्ष की आयु में उनके 8 साल बड़े भीकाजी से हो गया था। तो विवाह के पश्चात भी उनके अपने माता पिता के साथ रहने के कारण 1884 में भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पति का पत्नी के ऊपर वैवाहिक अधिकार का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें पति के साथ रहने अथवा जेल जाने का आदेश दिया। रखमाबाई ने तर्क दिया कि उन्हें उस विवाह में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो तब हुआ जब वह इसके लिए सहमति देने में असमर्थ थी। इस तर्क ने बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 कानूनी यानी 2 वयस्कों के बीच शादी करने की वैधानिक उम्र तय की गई। तो यह मुकदमा प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के शिक्षा के अधिकार से नहीं जुड़ा था। इस प्रकार विकल्प आपका बी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो इसमें ए नंबर देखते हैं, नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें आपका उत्तर बी सही है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा ध्यान से। तो 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी द्वारा खोज की गई रासायनिक डाई ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। जब 19वीं सदी समाप्त हुई तो जर्मनी द्वारा एक खोज की गई जिसे रासायनिक डाई ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। फलतः यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हो गए और नील की खेती का ह्रास हुआ। इस प्रकार विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो आगे अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14।
क्वेश्चन नंबर 14, तो बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना किस लिए की थी? तो उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो वह क्या करना चाहता? उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो लॉर्ड बेलीजली द्वारा 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारों की शिक्षा हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस प्रकार आपका विकल्प डी उत्तर सही है। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मापिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसका उत्तर आपका डी सही है, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसमें देखते हैं, सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध 1860-1920 के बीच उल गुलान विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के बिरसा मुंडा का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका विकल्प डी उत्तर आपका सही है, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों ने संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो इसमें बताना है आपको। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्यों संबंधित है। तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ईसा पूर्व 4th शताब्दी की रचना मानी जाती है, जबकि पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई। पतंजलि इसके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 यहाँ से आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद और भी आपकी सीरीज आती रहेंगी इसकी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर आपको पसंद आई हो तो इसका पूरा पेपर आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किस किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसके उत्तर आपका है डी, समता का अधिकार। समता के अधिकार में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखिए कोर्ट से, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसका आंसर नंबर आपका बी सही है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना,
असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे कोड दे रखा है, इसका आंसर आपको देना है कोड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 1, 2 और 4। 1, 2, 4 मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। और चौथा है आपका केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं डिटेल इसकी क्या है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। इसमें अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की गई मांगें शामिल थीं। क्या शामिल थीं? अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की गई मांगें शामिल थीं, जैसे उन सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जारी अध्यादेशों को वापस लिया जाना, तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों को नमक बनाने की अनुमति देना, कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना इत्यादि। अतः कथन 1, 2 और 4 आपके सही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह दो जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। कोड दे रखा है, कोड से आपको आंसर देना है इसका। तो इसका आंसर आपका है केवल 1 और 3 सही है। यह 2 जिलों में विस्तृत है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कथन 1 सही है, क्योंकि मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। कथन 2 गलत है, क्योंकि मरु राष्ट्रीय उद्यान में 73 गांव और कुछ बस्तियां स्थित हैं। इस उद्यान में आबादी का घनत्व 4-5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, अतः कथन 2 गलत है। कथन 3 सही है। ICUN द्वारा गंभीर रूप से संकटापन्न क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी इस उद्यान में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसे राजस्थान में स्थानीय स्तर पर गोंडावड़ नाम से जाना जाता है। यह पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसमें देखते हैं सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका आंसर आपका डी सही है, नुब्रा घाट के उत्तर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं नुब्रा घाट के उत्तर में किस तरह से स्थित है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर हिमनद की दुनिया के सबसे लंबे पर्वत ग्लेशियरों में से एक है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित है, जो उत्तर में उत्तर पश्चिम से दक्षिण में दक्षिण पूर्व से 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह 50 मील लंबी नुब्रा नदी की सहायक नदी श्योक नदी में स्थित है, जो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरवन। तो इसका आपका है उत्तर सी सही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। एक्सप्लेनेशन जरा इसकी देख लेते हैं क्या है। एक तरफ टाइगर रिजर्व दे रखे हैं, एक तरफ दे रखा है एरिया ऑफ कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो कार्बेट है इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना एरिया है? 821.99। रणथंभौर है इसका है 1113.364। नागार्जुन सागर श्रीशैलम का कितना है? 2595.72। तो इसीलिए ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम इसका आंसर ठीक है। और सुंदरवन का है कितना? 1699.62।
तो चलिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ 2020 का क्वेश्चन पेपर था ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे, और भी पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए धन्यवाद।